हेलो बेटा जी, मेरा नाम है अंजनी कुमार उत्तम और हम बेटा फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन के ऊपर जितने भी पार्ट थे, प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, है ना, उन पे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, उनका थ्योरी पार्ट जो था वो डिस्कस कर लिया है हमने। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट पार्ट है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली लाइट के साथ दो घटनाएं घटेंगी। एक तो रिफ्लेक्शन, वो हम पढ़ चुके हैं कैसे करना है। अब है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्रैक्शन का मतलब अगर अपन बेसिकली मीनिंग निकाले ना, तो इसका मतलब ये है कि लाइट जब एक मीडियम से, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसमिट होती है, ठीक है, तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसी फिनोमिना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस दौरान लाइट के साथ क्या होता है, लाइट की जो डायरेक्शन है, प्रोपागेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है, उसको अपन बाद में देखेंगे। लेकिन रिफ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग यही है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी बेटा, तो उसकी स्पीड में वेरिएशन आ जाता है। करेक्ट। और लेकिन इस दौरान लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बेटा डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर। अगर आप सोर्स को चेंज कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सोर्स को चेंज नहीं किया है, सोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाऊं। जैसे बेटा देखो, यहाँ पर दो मीडियम है। सपोज यहाँ पर वैक्यूम है, आप ये कह दो कि ये वैक्यूम है, या कोई एक और मीडियम है, मान लीजिए मीडियम 1, करेक्ट, और ये मीडियम 2। बेटा दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ये एयर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है। ठीक है, दो मीडियम है। और लाइट जो है ना, लाइट एनर्जी जो है वो इस मीडियम में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, फिर इसमें चली जाती है ना। इस मीडियम में ये जो लाइट है इसकी स्पीड बेटा v1 है, स्पीड ऑफ लाइट, और इस मीडियम में स्पीड है v2। स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है, स्पीड डिपेंड करती है मीडियम के नेचर के ऊपर, मीडियम कैसा है। वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है वो c के इक्वल होती है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, इसका कुछ पार्ट, सम पार्ट लाइट एनर्जी का रिफ्लेक्ट भी होता है, रिफ्लेक्ट भी होगा, उसको अपन चाहे तो शो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ो। और मोस्टली जो पार्ट है वो ट्रांसमिट हो गया, या आप ये कह सकते हो रिफ्रैक्ट हो गया। तो ये जो वेव, ये जो लाइट है ना बेटा, ये जो रे है, इसको अपन बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्रैक्टेड रे। करेक्ट, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। तो ये आप ध्यान रखें हमेशा कि फ्रीक्वेंसी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला बेटा। जो लाइट है ना, यहां से जो आएगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर f है इसकी, ठीक है, यहां पर भी फ्रीक्वेंसी f ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, स्पीड डिफरेंट है, इसका मतलब वेवलेंथ डेफिनेटली अलग होगी। यहां इस मीडियम के अंदर अगर हम बात करें वेवलेंथ लाइट की, अगर मान लीजिए λ1 है, और इसके अंदर लाइट की वेवलेंथ अगर λ2 है, तो फ्रीक्वेंसी का सेम होना मस्ट है। f इक्वल्स टू v बाय लैम्डा होगा, तो f इक्वल्स टू v1 बाय λ1 इज इक्वल टू v2 बाय λ2। दैट मीन्स v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है लाइट की मीडियम के अंदर, तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ घट जाएगी बेटा। ठीक है, और स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो उस केस में वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बेटा मीडियम के अंदर जो लाइट जब एंटर करती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो लाइट की स्पीड में वेरिएशन आता है। तो स्पीड का जो रेशियो होता है उसको अपन एक कोफिशिएंट से डिफाइन करते हैं, जिसको अपन इसका नाम लेते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसको अपन समझते हैं बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की।
और ये खास है हमारे लिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको सिंपली अपन म्यू से डिफाइन कर देंगे, ठीक है, या कई बुक्स के अंदर एन से भी डिफाइन किया जाता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है? देखिए बेटा, यहां है वैक्यूम, करेक्ट, और यहां है ये मीडियम, वाटर, ग्लास, कुछ भी, ये है, ठीक है। लाइट इस मीडियम के अंदर सी से आएगी, सी स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर, और इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड होगी v। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, सिंपल रेशियो है। किसका रेशियो है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। वैक्यूम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट है और मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट है, इन दोनों का रेशियो अगर आप लें बेटा तो इसी को अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बेटा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू जो है, अगर अपन बात करें बेटा वैक्यूम के लिए, ठीक है, वैक्यूम के लिए अगर मैं बात करूं तो वैक्यूम में ये स्पीड v c के बराबर हो जाएगी, c बाई सी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 के बराबर। म्यू की वैल्यू बेटा एयर के लिए अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है, लेकिन 1 से ग्रेटर होता है, हल्का सा 1 से ज्यादा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 के बराबर मान सकते हो आप, ठीक है। म्यू की वैल्यू अगर आपसे पूछे वाटर के लिए कितना होता है, तो वाटर के लिए बेटा ऑलमोस्ट 4/3 के आसपास होता है। ग्लास के लिए बात करें तो ग्लास के लिए बेटा इसकी वैल्यू 3/2 के राउंड होती है लगभग, ठीक है। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा है। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड का रेशियो है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से म्यू को डिफाइन करने का ट्राई करें तो देखो, स्पीड ऑफ लाइट c इन वैक्यूम डिफाइन किया जाता है बेटा 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां ध्यान रखना, म्यू नॉट म्यू इससे रिलेट नहीं करना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये म्यू नॉट क्या है? ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो c इक्वल्स टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। और मीडियम के अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है ना बेटा, तो मीडियम जो है वो जो इंडक्शन इफेक्ट के कारण, पोलराइजेशन के कारण, अगर हम बात सॉरी डायपोल फॉर्मेशन के कारण बात करें, तो इसके अंदर जो म्यू नॉट है उस म्यू नॉट को रिप्लेस करके अपन म्यू रखते हैं, म्यू की वैल्यू रखते हैं, और म्यू होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है। म्यू नॉट तो है वैक्यूम के अंदर, और मीडियम के अंदर अपन म्यू आर इंटू म्यू नॉट वैल्यू रखते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की बजाय क्या रख देंगे? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोले तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हो। दिस इज म्यू आर इंटू म्यू नॉट, दिस इज एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ c बाई वी के अंदर, तो यहाँ देखिए वैल्यू देखो कितनी आती है, 1/√, यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये वाली क्वांटिटी बेटा ऊपर चली जाएगी √ म्यू आर, एप्सिलॉन आर को साइड में रख देता हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ओके। तो यहाँ से अगर अपन इसको कट करें, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से कट हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया म्यू, वो एक्चुअल में √ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर आया। ये म्यू ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, करेक्ट। ये अपन को ध्यान रखना है। अब ये भी चीज ध्यान रखें आप कि जैसे जनरली जैसे ग्लास हुआ, वाटर हुआ, है ना, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, राइट। तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, उसके लिए म्यू आर की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी है ना, ये जनरली जैसे ट्रांसपेरेंट जो मीडिया अपन लेते हैं
उनके लिए मोस्टली म्यू आर की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही ली जाती है। तो म्यू आर ऑलमोस्ट 1 होता है, तो जो म्यू है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। ठीक है, रूट ऑफ एप्सिलॉन आर के इक्वल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। ये हमेशा आप याद रखें बेटा। और ये चीज जरूर याद रखें कि वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यू 80 होती है, लेकिन ध्यान रखना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए होती है, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्टैटिक हो तो उस केस में वो 80 होती है ना। लेकिन लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो ऑसिलेट होता है, लगातार फ्लक्चुएट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो फ्लक्चुएट होगा, तो जो मीडियम के अंदर जैसे ही एंटर करेगा तो डायपोल फॉर्मेशन होगा, तो डायपोल जो बनेंगे वो भी फ्लक्चुएट होते रहेंगे। तो उनके कारण जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है बेटा, वो डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैल्यू अलग होती है। ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ध्यान रखें, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू मीडियम के अंदर वो सेम नहीं रहती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू उसकी अलग अलग होती है। ठीक है बेटा, जिसको अपन डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू चेंज हो जाती है बेटा, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू चेंज हो जाती है, उस केस में म्यू की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। राइट बेटा, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। तो ये बेसिक सा रिलेशन था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो ये इन चीजों का अपन को ध्यान रखना होता है। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ जरूर चेंज हो जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, स्पीड डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी घट जाएगी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बेटा। ठीक है, इसी तरीके से एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, उसको भी देख लेते हैं अपन। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू रिलेटिव बोल सकते हो इसको आप। जैसे मैं एक्सप्लेन करूं बेटा, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, इसमें जो स्पीड है लाइट की वो सपोज v1 है, इसमें स्पीड है v2। ठीक है, अब जैसे हमको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो लिखने का तरीका क्या है, म्यू, ठीक है, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। ओके, तो 1 को इधर लिखो, 2 इधर लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, ये भी स्पीड का रेशियो होगा। जैसे पहले हमने देखा था, यहाँ वैक्यूम था, यहाँ मीडियम था, तो मीडियम का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में था, तो स्पीड में ऊपर वाली स्पीड रखी थी, फिर नीचे वाली स्पीड रखी थी, याद करें आप। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1, मतलब v1 बाय v2। ठीक है, और अगर v1, अगर मैं बेटा ये कहूं कि इस मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव मतलब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, और इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, करेक्ट। तो यहां पर v1 को मैं क्या लिख सकता हूं, c बाय μ1, और v2 को क्या लिख सकता हूं, c बाय μ2, क्योंकि म्यू क्या था, सिंपल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, c बाय v था, तो v बराबर क्या जाएगा, c बाय म्यू। तो c बाय μ1 c बाय μ2, c कैंसिल आउट हो जाएगा, μ2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 1 μ2 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास μ2 बाय μ1। तो ये रिलेशन बड़ा सिंपल सा, याद रखोगे आप। तो 2 का 1 के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको लिखते हैं μ2 बाय μ1। ऐसे सिंपली अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 लिखता तो यहां पे आ जाता म्यू, यहां पे 2, यहां पे 1, तो किसका, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, तो 1 का 2 के रेस्पेक्ट में बोले तो μ1 बाय μ2, इस तरीके से। ठीक है, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू 1 आ जाएगी, हाँ या ना, ये कट जाएंगे आपस में, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी आपको मालूम होना चाहिए किस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं, स्पीड का रेशियो बेटा। ठीक है, हम आगे बढ़े। अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं बेटा।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, और बहुत ही सिंपल सा। देखिए इधर, जैसे बेटा ये वैक्यूम है, या मीडियम भी मान सकते हो, चलो ये मीडियम 1 है, इसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेटा μ1 है। मीडियम 2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ये दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, ये इसका इंटरफेस है बेटा। इसको आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, इंटरफेस है ये, दो मीडियम की बाउंड्री है बेटा। और लाइट रे सपोज यहां पर इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे, ठीक है, जहां पे इंसिडेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्मल आप खींचना जानते हो, इंटरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा I, ये है इंसिडेंट रे, करेक्ट, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट रे का कुछ पार्ट, चाहे थोड़ा बहुत भी पार्ट हो, रिफ्लेक्ट जरूर होता है बेटा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल आई से। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, करेक्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, सीधी सी बात है। तो आप ये मत समझें कि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जब लाइट एंटर करती है तो रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन होता है बेटा, चाहे हल्का सा ही हो। कई बार अपन शॉप में जाते हैं तो विंडो में जो ग्लास लगा होता है, अपन को अंदर की चीजें भी दिखती हैं, और ग्लास में अगर ढंग से देखें अपन तो अपन को खुद की भी इमेज नजर आती है, जैसे मिरर की तरह वो बिहेव कर रहा है। तो मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट लग गया, रिफ्लेक्शन वाला। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन भी कहीं ना कहीं होता है। खैर इस पार्ट को हमें अब नहीं पढ़ना है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। इसका कॉन्सेप्ट लगाने, फॉर्मूलाज लगाने, तो हमें, अगर ये सरफेस प्लेन है तो ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, और सरफेस अगर कर्व्ड है तो स्फेरिकल मिरर वाले जो फॉर्मूलाज लगाए हमने वो यहां पर लगा सकते हो। लेकिन जो लाइट अंदर पास होगी बेटा, जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, ये अंदर चलेगी लाइट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे बेटा। और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है बेटा उसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, इसको मैं यहां पे RR लिख रहा हूं। इंसिडेंट रे, इसको मैं IR लिख रहा हूं। नॉर्मल आपके सामने ही है, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमें गौर से समझना है बेटा, और ध्यान से देखिएगा। एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला पॉइंट क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एंड इवन रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में होगी, ठीक है। मतलब IR, RR एंड नॉर्मल all lie in a same plane, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, नॉर्मल, IR एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों बेटा सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। दूसरा है इस लॉ के अंदर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, जैसे अगर ये वाटर होता तो इसकी वैल्यू 4/3, ये ग्लास होता तो वैल्यू 3/2, तो उस टाइप से। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, बड़ा सिंपल है लगाना, इंसिडेंट रे देख लो, रिफ्रैक्टेड रे देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, सिंपल। ऊपर वाले मीडियम की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो μ1 sin I, ये ऊपर वाला हो गया सारा का सारा पार्ट, μ1 sin I भी ऊपर वाले के अंदर, इज इक्वल टू μ2 sin R, सिंपल। μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है। ये है स्नेल्स लॉ, और बेसिक लॉ है बेटा, इसी पर ही पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है ये बेस्ड है, इसी सिंपल से रिलेशन के ऊपर।
तो लाइट रे किस लॉ को फॉलो करेगी? स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो लाइट रे जो है वो बैंड होगी। तो लाइट रे जो है नॉर्मल की तरफ बैंड होगी या नॉर्मल से अवे बैंड होगी, ठीक है, उसको अपन इससे जज कर सकते हैं। कैसे? देखिए आर की बात करें अगर अपन, यहां से बेटा साइन आर इज इक्वल टू कितना आया? साइन आर आ जाएगा μ1/μ2 इंटू में साइन आई, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकली देखें बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ध्यान देना, इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, μ1 ज्यादा है μ2 से, μ1 अगर ज्यादा होगा, ये वाली वैल्यू अगर ज्यादा है इससे, तो ये वाला मीडियम डेंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, म्यू अगर जिस मीडियम का ज्यादा है वो मीडियम डेंसर होता है और म्यू जिसका कम होता है वो रेयर मीडियम होता है बेटा। तो म्यू अगर ज्यादा है इस मीडियम का, ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है, ये वाली क्वांटिटी कम है, तो इसका जो रेशियो आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा, और ग्रेटर देन 1 आएगा और इंटू में साइन आई है, इसका मतलब साइन आई की जो भी वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई करो ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी से, तो ये वाली ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा आएगी। ओके, तो इस केस में आर की वैल्यू आई से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो ध्यान रखना, μ1 अगर μ2 से ज्यादा है तो इसका मतलब जो r है वो I से ग्रेटर होगा। इसको अपन शॉर्ट में बोले तो लाइट रे ज्यादा म्यू से कम म्यू में, मतलब बोले तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब भी जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो I से, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, इस तरह बैंड हो जाएगी, ठीक है। इसका अगर डायग्राम बनाएं तो वो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ये लाइट रे आई बेटा, तो ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ ऐसे बैंड हो जाएगी। तो ऊपर वाला डेंसर मीडियम है, नीचे वाला रेयर मीडियम है। दूसरा केस, इफ μ1 इज लेस देन μ2, μ1 की वैल्यू μ2 से कम है, मतलब ऊपर वाला मीडियम रेयर है, नीचे वाला मीडियम डेंसर है। इफ μ1 इज लेस देन μ2 देन μ1/μ2 इज लेस देन 1, ये वाली क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, तो उस केस में साइन आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी, तो r की वैल्यू i से भी छोटी आएगी। इसका मतलब r इज लेस देन i, ये वाला एंगल छोटा हो जाएगा i से, और ये वाला एंगल अगर छोटा हो जाएगा i से तो लाइट रे जो यूं आ रही थी वो सीधी, मतलब सीधी की बजाय मतलब इधर की तरफ बैंड हो जाएगी, r तभी छोटा होगा, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बैंड हो जाएगी बेटा। तो इस केस में ग्राफ ये जो डायग्राम है ना वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये लाइट रे यूं बैंड हो जाएगी, करेक्ट। ये वाला केस इसके लिए, ये वाला केस इसके लिए, समझ में आई बात। तो रेयर से डेंसर में जाएगी लाइट रे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी बेटा लाइट रे, ठीक है। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, स्नेल्स लॉ है, इस लॉ को लगाना अपन को आना चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा जी, डेविएशन ऑफ लाइट रे, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, डेविएशन आया था लाइट रे का π-2i, ठीक है। वैसे रिफ्लेक्शन के अंदर भी लाइट का डेविएशन होगा। आइए जरा फटाफट समझते हैं इसको। दो मीडियम है, ये बाउंड्री है, देख लीजिए, ये इंटरफेस है। नॉर्मल हमेशा इंटरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा माइंड में रखना, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, इंटरफेस के परपेंडिकुलर। इंसिडेंट रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का μ1 है, इसका μ2 है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा। और मान लीजिए कि लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, इसका मतलब डेंसर मीडियम कौन सा? ये वाला है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ओके। लाइट रे इधर बैंड होगी बेटा, तो लाइट रे की डायरेक्शन कौन सी थी? इंसिडेंट रे की इस तरफ वाली, और ये लाइट रे यूं बैंड हो गई, तो डेविएशन बेटा देखा जाए तो इस तरफ है, देखो दिस इज डेल्टा, एंड डेल्टा यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हो, डेल्टा इक्वल्स टू, और ये वाला एंगल देखो जरा, ये वाला एंगल आई के बराबर आएगा एग्जैक्टली, ये दोनों एंगल आई है, और ये वाला एंगल आर है बेटा, डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा? आई माइनस आर, सिंपल। सिमिलरली अगर लाइट रे बेटा डेंसर टू रेयर मीडियम जाए, ये μ1 ज्यादा है μ2 कम है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी लाइट रे। ये लाइट रे की इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी थी? ये वाली थी, देखो, और ये इस तरफ से बैंड हो गई, ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई के बराबर होगा बेटा, दोनों एंगल बराबर होंगे, और ये आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो डेल्टा देखो, इंसिडेंट रे इधर, लाइट रे यूं बैंड हो गई, तो डेल्टा ये आएगा ना, और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू रखी जाए तो डेल्टा बराबर, ये पूरा आर है, ये वैल्यू बेटा आई के बराबर एग्जैक्टली, तो आर माइनस आई हो जाएगा, देखो। तो एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आर या आर माइनस आई के बराबर होता है, वो डिपेंड करता है कि मीडियम का कैसा है, कौन से मीडियम से लाइट रे जो है वो किस मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आर माइनस आई हो जाएगा, और रेयर से डेंसर में जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन आई माइनस आई हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा,
एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है एंगल ऑफ डेविएशन को, एंगल ऑफ डेविएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को देख लो और जो बाद में जो लाइट रे निकल रही है उसकी डायरेक्शन देख लो, उनके बीच में एंगल वो कितना रोटेट हुई है, उसी एंगल को ही अपन एंगल ऑफ डेविएशन बेटा बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े अपन। आगे डिस्कस करें बेटा डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम पैरेलल स्लैब्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। पैरेलल स्लैब्स अगर आपको गिवन हो और उसमें लाइट का डेविएशन किस तरीके से होता है उसको हमें समझना है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको यहां पर कुछ पैरेलल स्लैब्स गिवन है, ठीक है, और ये एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे 3 पैरेलल स्लैब दी बेटा, ठीक है। इस पैरेलल स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस वाले का μ2 है, इस वाले का μ3 है, और बाहर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है, या एयर भी मान सकते हो, एयर मानोगे या वैक्यूम मानोगे तो 1 हो जाएगा। तो मैंने बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 कंसीडर किया है, और ये तीनों की तीनों पैरेलल है, ये ध्यान रखना। अब लाइट रे सपोज इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है कुछ इस तरीके से, नॉर्मल ये वाला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है बेटा, करेक्ट। अब ये मालूम नहीं है कि ये डेंसर है कि रेयर है, तो मान लीजिए डेंसर है तो इस मीडियम में लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई अंदर, ये वाला एंगल R1 मान लेते हैं चलो। फिर लाइट रे यहाँ पर इस बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है, यहाँ पे ये बाउंड्री आ गई। इंटरफेस की बात करें, नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल ऐसा बन जाएगा, देखो ये N1 मान लो चाहो तो ये N2 है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा ये वाला होगा देखो, और ये दोनों एंगल सेम होगा, Z बन रहा है यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बेटा। तो ये वाला एंगल कितना है R1। फिर मान लीजिए कि रेयर मीडियम आगे लाइट रे इधर चलेगी थोड़ा, ठीक है, तो ये वाला एंगल मान लीजिए R2 है। अब लाइट रे इस मीडियम में आ गई, अब अगेन बाउंड्री आ गई है, नॉर्मल खींच दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, ये वाला एंगल इन दोनों बराबर होंगे। फिर मान लीजिए डेंसर मीडियम आ गया, ये लाइट रे इधर बैंड हो गई, ठीक है, ये वाला एंगल बेटा मान लीजिए अब R3 है, करेक्ट। फिर लाइट रे यहाँ से ये वापस नॉर्मल बन गया, वापस लाइट रे जो है वो इधर चलेगी, ठीक है, और ये वाला एंगल मान लीजिए R है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो μ0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लाइट एंटर करती है और वापस μ0 में ही आ जाती है। ये I R1 R1 R2 R2 R3 R3, ये वाला एंगल भी R3 होगा सेम, एंड फिर ये R, ये अमर्जेंट रे है बेटा, दिस इज अमर्जेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। तो अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओ तो बड़ा आसान है, देखो लगाना बहुत ही आसान है। देखो इस सरफेस के लिए लगाएं तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो बताओ क्या होगी इक्वेशन, μ0 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, अब अंदर चलोगे तो μ1 इंटू साइन R1, ओके, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इंटरफेस पे आ जाओ, इस इंटरफेस पे आओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब R1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना μ1 है, तो μ1 साइन R1, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहां एरो लगा के लिख देता हूं, μ1 इंटू साइन R1 बराबर, जस्ट अंदर जाएंगे तो μ2 इंटू साइन R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे R2 है बेटा, μ2 इंटू में साइन R2, देखो कितना आसान है। फिर यहां जाइए, इस सरफेस पे आओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना R3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना μ3, तो इस पे लगाओगे तो बोलो μ2 इंटू साइन R2 बराबर μ3 इंटू में साइन R3 इस सरफेस के लिए। अब लास्ट यहां पे आ गए, यहां पे बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस R3 है तो μ3 इंटू साइन R3, μ3 इंटू साइन R3 बराबर μ0 इंटू साइन R, ठीक है बेटा। अब अगर आप इन तीनों को इक्वेशंस को देखें ढंग से, इन इक्वेशन को सम कर दें, ऐड कर दें, तो सम करेंगे बेटा देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। देखो μ1 sin R1 से μ1 sin R1 कट जाएगा, मतलब यूं पैरेलल में यूं कनेक्ट करना है, μ2 sin R2 से μ2 sin R2 कट गया, μ3 sin R3 से μ3 sin R3 कट गया। देखो तो लास्ट में क्या बचा, μ0 sin I बराबर μ0 sin R, μ0 से μ0 कट गया, इसका मतलब R बराबर कितना आ गया, I आ गया। देखो R बराबर I आने का मतलब ये हुआ कि ये जो पैरेलल स्लैब्स हैं इन पर इस μ0 मीडियम से इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस I से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R से ये अमर्ज हो जाती है,
और आई की वैल्यू आर के एग्जैक्टली बराबर आने का मतलब ये हो बेटा आई आर और ई आर जो है ना वो पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों कैसी हैं बेटा, पैरेलल, ये दोनों लाइट रेज पैरेलल जाएंगी अगर सेम मीडियम से आ रही हैं तो, ये दोनों मीडियम सेम है तो। और एक और खास बात कि अगर आपको डायरेक्ट मान लीजिए R3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये ना इस मीडियम में डायरेक्ट अगर आपको R3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप स्नेल्स लॉ है ना डायरेक्ट इसके लिए और इसके लिए लगा सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो आप। मेरे कहने का मतलब ये हुआ उसके लिए पैरेलल होना बहुत मस्त है, ये ध्यान रखना। तो म्यू नॉट साइन आई मैं डायरेक्ट अगर लगाऊं तो यहां पे क्या लगेगा, देखो म्यू नॉट साइन आई इज इक्वल टू, इस सरफेस के लिए बात करें अंदर आ जाओ, म्यू 3 इंटू साइन R3, म्यू 3 इंटू साइन R3 डायरेक्ट लिख सकते हो ये इक्वेशन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि केवल इतनी इक्वेशंस को ऐड करना है, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बराबर ये नहीं आ गया, देखो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आप डायरेक्ट इसके लिए और इसके लिए भी लगा सकते हो। क्या लगाओगे, देखो म्यू नॉट साइन आई बराबर म्यू 2 साइन R2, ठीक है, उसके लिए आप ये दोनों इक्वेशन जोड़ दो। तो पैरेलल स्लैब अगर हो और जिस मीडियम से लाइट आ रही है सेम मीडियम में लाइट वापस एंटर कर जाती है पैरेलल स्लैब को पार करके, तो ये ध्यान रखना इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल ही जाएंगी, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180 0 डिग्री होगा, ठीक है, दोनों पैरेलल ही रहेंगी लाइट रेस। क्लियर? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? हम बेटा रे ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 4। हाँ बेटा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं वो केवल स्नेल्स लॉ पर बेस्ड हैं, ठीक है, और इन पर एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फ्रॉम एयर सच दैट रिफ्लेक्टेड लाइट रे मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द रिफ्लेक्टेड लाइट रे, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, बहुत सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं बेटा। तो एयर बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट 1, और एक मीडियम है, ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दे रखा है बेटा, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और बाकी जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको अपन फॉलो करते जाएं बस। इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट करनी है अपन को, ये लाइट रे मैंने इंसिडेंट कर दी बेटा। इस लाइट रे का कुछ पार्ट बेटा इसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट भी होता है, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे आर, और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, तो ये वाला भी सेम एंगल आएगा बेटा। अब ये कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है इस मीडियम में जा रही है, देखो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है, इसको आर लिख देता हूं मैं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, करेक्ट। तो अपन से पूछा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा ये देखो जरा, ये पूरा एंगल, टोटल एंगल 180 होता है ना, 180 में से 90 तो ये कवर कर गया, 90 बचा, अब 90 में से आई एक खा गया, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है कितना आया, 90 माइनस आई, ओके, ये 90 माइनस आई के बराबर आया बेटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 माइनस आई। तो अगर आप स्नेल्स लॉ इसमें अप्लाई करेंगे तो सिंपल सा है, देखो स्नेल्स लॉ, म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर, म्यू 1 इज 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इज म्यू इंटू साइन आर, साइन आर 90 माइनस आई बेटा, एंड साइन 90 माइनस आई इज कॉस आई, कॉस आई बेटा साइन आई के डिवाइड में आएगा, कितना आ जाएगा, tan आई इज इक्वल टू म्यू, एंड वी हैव आई इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, ये है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेम हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लाइट वेव, ये सिंपली लाइट रे एंटर्स इन ए ग्लास स्लैब ऑफ टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, ओके, if number of waves in first part are n1 then find the number of waves in second part। तो ये कोई ग्लास स्लैब अपन को गिवन है बेटा, इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू 1 दे रखा है, इसका म्यू 2 दे रखा है, दोनों की जो विड्थ है या जो लेंथ है वो सेम है बेटा। ये पूरी ग्लास स्लैब का जो पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इनकी जो लेंथ है बेटा वो सेम है, एल और एल, और ये कह रहा है कि अपन को इस वाले पार्ट के अंदर जो वेव्स है, नंबर ऑफ वेव्स जो है वो n1 है, तो आपको इस वाले पार्ट के अंदर नंबर ऑफ वेव्स बतानी है। नंबर ऑफ वेव्स बोले तो अगर इसको शॉर्ट पे अगर अपन देखें समझे बेटा, ध्यान देना इधर, नंबर ऑफ वेव्स का इसके अंदर मीनिंग ये है कि ये देखो बेटा, ये एक वेव आ गई, ओके, ये 2 वेव्स हो गई, ये 3 वेव्स हो गई, तो लैम्डा के क्रॉसपॉन्डिंग एक वेव देनी है अपन को, राइट। तो जैसे वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो उसके अकॉर्डिंग एक वेव हो गई, ये 2 वेव्स हो गई, ये 3 वेव्स हो गई बेटा।
तो इतना आपको मालूम है कि जैसे यहां वैक्यूम है और मान लीजिए वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ कितनी बेटा लैम्डा नॉट है, करेक्ट। यहां पर वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा नॉट है। अच्छा, यहां मीडियम के अंदर वेवलेंथ अपन को मालूम है, इस वाले पार्ट के अंदर वेवलेंथ जो है वो लैम्डा नॉट बाय म्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा नॉट बाय म्यू के इक्वल। ऐसा क्यों? अगर आप ध्यान दें कि म्यू की जो डेफिनेशन थी वो c बाय v थी, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और बेटा c जो है उसको मैं लिख सकता हूं f लैम्डा, लैम्डा किसमें, वैक्यूम के अंदर, और जो v है वो मीडियम के अंदर स्पीड है, और स्पीड फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा नहीं, f से f कैंसिल आउट हो गया, देन वी हैव लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट बाय म्यू। तो ये ध्यान रखें, किसी भी मीडियम के अंदर जब लाइट एंटर करेगी बेटा तो उसमें वेवलेंथ जो है वो वैक्यूम के कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, और लैम्डा नॉट में म्यू को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी बेटा। तो इस मीडियम के अंदर जो वेव है ना, उस वेवलेंथ मैंने लैम्डा 1 कंसीडर कर ली, यहां पर वेवलेंथ मैंने लैम्डा 2 कंसीडर कर ली, तो आप सिंपली लिख सकते हो लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा नॉट बाय म्यू 1 एंड लैम्डा 2 इक्वल्स टू, इसके अंदर लैम्डा 2 है, लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा नॉट बाय म्यू 2। दोनों पार्ट के अंदर हमने वेवलेंथ फाइंड कर ली लाइट की। अब हमें पता है ये विड्थ l है, और ये पता है कि एक वेव बोले तो लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा। तो अगर इसके अंदर n1 वेव्स हैं, इसमें बेटा अगर n1 वेव्स हैं और एक वेव की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट बाय म्यू 1 है या लैम्डा 1 है, इसका मतलब जो विड्थ है l, वो l किसके बराबर आ जाएगा बेटा, n1 इंटू में लैम्डा 1। सही है। इस वाले पार्ट के अंदर मैं नंबर ऑफ वेव्स में n2 कंसीडर कर लेता हूं, तो इसके अंदर बी विड्थ मैंने सेम ली है, ये l है, ये भी l है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ वेव्स अगर n2 है, वेवलेंथ लैम्डा 2, तो n2 इंटू लैम्डा 2, बाकी कुछ भी नहीं बचा बेटा क्वेश्चन में। तो n1 लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा नॉट बाय म्यू 1, n2 लैम्डा नॉट बाय म्यू 2, करेक्ट। लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कैंसिल आउट हो गया, देन वी हैव n2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 इंटू में n1। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ वेव्स इस वाले स्लैब के अंदर फाइंड कर सकते हो बेटा। ओके, आगे चलते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट रे एंटर्स इन ए स्लैब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज शोन इन द डायग्राम, देन शो देन द करेक्ट ट्रैजेक्टरी ऑफ द लाइट रे इनसाइड द स्लैब इज। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक स्लैब दे रखी है आपको और इसमें यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा रखा है, देखो ऊपर जाने पर म्यू की वैल्यू राइज हो रही है, ऊपर जाएंगे तो जैसे से वैसे वैसे म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी। और अपन से पूछा है कि इसके अंदर लाइट रे जैसे एंटर करेगी तो कौन सी ट्रैजेक्टरी लाइट रे की पॉसिबल है या सही होगी। ठीक है, आप बेटा पॉज करके इसको सोच सकते हैं क्वेश्चन को, राइट। आइए जरा, मैंने आपको बताया था स्नेल्स लॉ अगर आप लगा रहे हो बेटा तो आपको इंसिडेंट रे मालूम होनी चाहिए, उसके अलावा आपको नॉर्मल खींचना आना चाहिए, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मल याद है ना आपको, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं अपन, दो मीडियम की जो बाउंड्री होती है ना उसके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, और मीडियम बोले तो म्यू की वैल्यू अलग होना, करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग आप जो नॉर्मल है वो ड्रॉ कर सकते हो, तो फिर प्रश्न इजीली हो जाएगा। और हमें मालूम है कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, और डेंसर टू रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे बैंड होती है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पे लाइट रे एंटर करेगी, आइए जरा इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, म्यू ऊपर जाने पे राइज हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस लाइन के नीचे की तरफ जो म्यू है वो म्यू ऊपर के कंपैरेटिवली कम होगा। तो बाउंड्री ये वाली है, यहाँ पर बाउंड्री ये वाली है, तो बाउंड्री अगर ये वाली है तो इसका मतलब नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूं तो नॉर्मल बेटा कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा मुझे। सॉरी बात, मैंने यहां ड्रॉ नहीं किया है लेकिन आप यहां से देख सकते हो, तो नॉर्मल मुझे ये बनाना पड़ेगा, ये नॉर्मल है, ध्यान से देखना। तो लाइट रे यूं एंटर करती है, मान लो ये काफी नजदीक वाला पार्ट है लेकिन वो दिखेगा नहीं इसलिए मैं थोड़ा दूर बनाया है यहाँ पर। तो बाउंड्री देखा जाए तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू बेटा थोड़ी ज्यादा है, अगर मैं ये म्यू 2 मानूं, ये म्यू 1 मानूं, तो म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1, ठीक है। तो नॉर्मल ये बन गया, और हमें पता है कि लाइट रे यहाँ ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, इसका मतलब लाइट रे का बैंडिंग जो किस तरफ होगा, ये लाइट रे बेटा कुछ इस टाइप से बैंड हो जाएगी, देखो यूं गई एंड देन फिर यूं बैंड हो गई, ठीक है, ओके।
लेकिन म्यू लगातार चेंज हो रहा है। अपन ये मान लेते हैं म्यू की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप जो है वो थोड़ी थोड़ी गैप के बाद में म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एक रफली आइडिया लग जाएगा उससे अपन को। फिर आगे गए, यहाँ पर आगे जाने के बाद अगेन मैं ये कहूँ कि जो म्यू है यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि म्यू की वैल्यू बढ़ रही है। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने अगेन। तो जो लाइट रे है वापस अगर आप देखो बेटा, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, यूं है कि नहीं है। तो इस टाइप से लाइट रे यूं बैंड होती जाएगी। अगर मेरे पास कोई स्लैब्स रखी हूं, पतली पतली अगर स्लैब्स रखी हूं और उनका जो म्यू है वो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ बेटा म्यू की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे जो टर्न आ रहा है ना, शार्प टर्न जो आ रहा है वो नहीं आएगा उसके अंदर, वो कंटिन्यूसली लाइट रे जो बैंड होती जाएगी। इसका मतलब अगर रफली अगर अपन ग्राफ बनाएं बेटा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, यूं, इस टाइप से। हमारी बात, तो लाइट रे जो इस मीडियम के अंदर कुछ इस टाइप से लगातार बैंड होती जाएगी। ओके, तो ये जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि ये सरफेस है और यहाँ पर जो म्यू है, मैं अगर म्यू 2 मान लूँ और यहाँ पर अगर म्यू 1 मान लूँ, तो सीधी सी बात है इस लाइन के इधर की तरफ यहाँ पे बना दूं मैं, यहाँ पर म्यू 2 मानूं और यहाँ पर म्यू 1 मानूं, तो म्यू 2 की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू 1 बेटा, ठीक है। तो ये नॉर्मल आ गया और ये लाइट रे जो है वो लगातार टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती जाएगी, सही है, ये जरूर आप ध्यान रखें बेटा। एंड इवन अपन से ये पूछ भी सकता है एग्जामिनर कि यहाँ पर म्यू 2 है सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बताइए जरा ये वाला एंगल कितना है, तो आप डायरेक्ट एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने कल एक चीज पढ़ी थी, पैरेलल स्लैब्स रखी हो, तो उस केस में अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं पैरेलल स्लैब के केस में। ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है और यहाँ पर म्यू 2 है, राइट, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट यहाँ इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा, इस मीडियम के लिए बात करें तो यहाँ पर 1 है, राइट, और जो एंगल है वो कितना है बेटा, 90 है ना, एंगल 90 है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 इंटू साइन 90, और जब लाइट रे यहाँ जाएगी बेटा, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू 2 है तो म्यू 2 इंटू में साइन थीटा, तो इस वजह से आप इजीली थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। तो जैसे जैसे म्यू राइज करेगा वैसे वैसे सीधी सी बात है थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर म्यू 2 जो है, या कहो कि ऊपर की तरफ जाने पर म्यू राइज होगा, म्यू राइज होगा तो इसको डिवाइड में लेके जाओगे, साइन 81 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में म्यू ना, म्यू की वैल्यू लगातार ऊपर जाने पे बढ़ेगी, तो 1 अपॉन म्यू की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी इस केस में, डिक्रीज होगी। तो म्यू वाला ऊपर वाला जो है वो म्यू राइज होता जाएगा, उस केस में थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो लाइट रे बेटा इस तरफ बैंड होती जाएगी। तो आंसर कौन सा सही है इसमें, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार और फिर एक बार इसको सॉल्व करने का ट्राई करो बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्फीयर, बाहर की तरफ एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्फीयर का म्यू है। हाँ, इसमें एक चीज गिवन नहीं है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा आई आपको गिवन है। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, ओके। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करें, ठीक है बेटा। तो लाइट रे यहां से एंटर करती है और ये सेंटर है गोले का, और अगर गोले के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो डेफिनेटली नॉर्मल का काम करेगा, क्योंकि वो इस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा बेटा। यहाँ मीडियम एयर है और यहाँ पर ग्लास है। लाइट रे जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो अपन को इतना मालूम है कि वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी बेटा, तो नॉर्मल की तरफ मैंने इस लाइट रे को बैंड कर दिया। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड जो लाइट रे है इसके बीच में एंगल मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने ये आर लेट कर लिया बेटा, ठीक है। फिर ये लाइट रे यहाँ पे आ गई, इस सरफेस पे आ गई। अब अगेन अगर आप देखो बेटा, वापस ये दो मीडियम की इंटरफेस पे आ चुकी है, बाउंड्री पे आ चुकी है। बाउंड्री पे अगर आ गई, इसका मतलब अगेन अपन को स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइट रे जो है अभी डेंसर मीडियम में है, रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी बेटा, इस टाइप से। अब ये स्फीयर है तो ये रेडियस है इसकी, स्फीयर की ये भी रेडियस है बेटा, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी आर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आएगा फिर, अगर आप लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी की हेल्प लें तो बहुत आसानी से इस एंगल को बता सकते हो, नहीं तो स्नेल्स लॉ तो है ही हमारे पास। देखो अगर एंगल आई से एयर से ये मीडियम के अंदर आर पे आ रही है, देखो आई से आर में आ रही है देखो, और इस लाइट रे की डायरेक्शन को पलट दूं तो ये आर से आएगी, मतलब आर से एंटर करेगी और आई से बाहर निकल जाएगी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी की हेल्प से। सेम चीज वही है, देखो आर से आ रही है तो डेफिनेटली वाला एंगल क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। और अगर आप स्नेल्स लॉ भी लगाओगे तो स्नेल्स लॉ की हेल्प से देखो तो वो बाहर एयर है, तो एयर का मतलब बोले तो म्यू की वैल्यू 1 इंटू में साइन आई इज इक्वल टू गोले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बेटा, म्यू इंटू में साइन आर। देखो तो ये साइन आई बराबर म्यू साइन आर,
तो यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो अगेन लगा के देख लो, म्यू इंटू साइन आर बराबर 1 इंटू साइन आई आएगा, म्यू इंटू साइन आर बराबर 1 इंटू साइन आई। तो सिंपल है, तो ये वाला एंगल आई आर, ये आर, तो ये वापस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, देखो साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू साइन आई। ओके बेटा, तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई, एंगल आर की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो यहाँ पर। अब एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाली, ये इंसिडेंट रे है बेटा। अमर्जेंट रे कौन सी, ये वाली जो बाहर निकल रही है। इंसिडेंट रे और अमर्जेंट रे के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन सीधी सी बात है, डायरेक्शन देखते जाओ कितना रोटेशन हुआ, उसी एंगल को कैलकुलेट करना। देखो यहां से देखो इंसिडेंट रे आ रही है, बैंड होगी इधर की तरफ, देखो तो ये बैंडिंग कितनी हुई, ज्योमेट्री से बहुत सीधी तौर से नजर आ रहा है। देखो ये वाला एंगल आई है तो पूरा एंगल आई आएगा, ये आर है तो ये कितना एंगल आया, आई माइनस आर बटा, सही है। फिर अगेन अगर आप यहां से देखो, ये लाइट इधर जा रही थी, अब ये लाइट सीधी जा रही थी लेकिन इधर बैंडिंग होगी, देखो अब ये पूरा आई है, सही है, और ये आर है तो ये वाला भी आर होगा ना, ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे, तो ये आई है तो ये कितना आ गया, अगेन आई माइनस आर। तो यहां से एंगल ऑफ डेविएशन निकालना बड़ा आसान है। देखो लाइट रे पहले इधर बैंड हुई, फिर इधर बैंड हुई, रोटेशन सेम तरफ है, तो टोटल डेविएशन की अगर अपन बात करें बेटा, तो आई माइनस आर और आई माइनस आर मतलब 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस आर, खत्म। और आर की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वाली वैल्यू यहां रख दीजिए, सही है। कई बार न्यूमेरिकल के अंदर म्यू की वैल्यू गिवन होती है, आई की वैल्यू गिवन होती है, वो रख दें, आई की वैल्यू कुछ भी जो भी दे रखी है अपन को वो रख दें, म्यू की वैल्यू रख दें और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, वो रखने के बाद बेटा आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल स्नेल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं बेटा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं अपन। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल, इफ लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ फाइंड एंगल आई। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आपको एक मीडियम दे रखा है, एक प्रिज्म टाइप में एक ट्रायंगुलर ब्लॉक दे रखा है आपको, यहाँ पर एयर है, यहाँ इसके इस साइड में एक मिरर लगा रखा है, देखो ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये म्यू बराबर इसका √2 गिवन आपको। आपसे पूछा है कि एंगल आई की वैल्यू क्या रखें जिससे कि लाइट रे जो है वो अपने पाथ को रिट्रेस करे, रिट्रेस मतलब उसी पाथ से वापस लौट जाए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप इसको करने का ट्राई करें पॉज करके। ओके बेटा, देखो ये लाइट रे जब इस मीडियम में जाएगी तो रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो इसका मतलब लाइट रे नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर मैं इस मिरर पर लाइट रे को कुछ एंगल पे इंसिडेंट करूं बेटा, तो ये लाइट रे यहां से पलट जाएगी, इस तरफ जाएगी, इसका मतलब लाइट रे जो है अपने पाथ से डिस्टर्ब हो गई है, वापस रिट्रेस करना इसका बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पर। ओके, मिरर आपको गिवन है, तो अपन इतना सोच सकते हैं कि लाइट रे जैसे यहां से एंटर करे, रिफ्रैक्शन के बाद में लाइट रे अगर सीधी जाए, देखो एकदम स्ट्रेट सीधा, और इस पे नॉर्मल इंसिडेंस हो, मतलब यहां के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 हो गया, मिरर के लिए 0 हो गया, नॉर्मल की तरफ है क्योंकि नॉर्मल यही होगा ना, तो वापस लाइट रे इसी पाथ को रिट्रेस करेगी, लौट जाएगी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये 90 है, तो अपन जानते हैं ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 90 30 तो 90 माइनस 60 90 माइनस 30 60, और फिर ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये नॉर्मल है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बेटा 30 है, तो स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाऊं यहाँ पर तो क्या लगेगा, देखो 1 एयर 1 है बेटा, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू में साइन आर। साइन आई, आई अपन को फाइंड करना बेटा, म्यू की वैल्यू कितनी है √2 इंटू साइन आर, आर की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो साइन 30। ये यहां से अगर आप सोल्व करो बेटा तो √2 इंटू 1/2, ओके, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया साइन आई बराबर 1/√2 एंड आई इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो देखो आई बराबर 45 डिग्री आ गया, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आप इसको केयरफुली पढ़ें जरा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, उसी टाइप का ही है। लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए पैरेलल स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है बेटा, इसका गिवन नहीं है बाहर वाले का, तो जब गिवन नहीं होता तो अपन जनरली एयर ही मान लेते हैं और म्यू बराबर 1 कंसीडर कर लेंगे बेटा। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड अमर्जेंट रे, तो आपसे पूछा है कि इंसिडेंट रे और अमर्जेंट रे के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, ठीक है। तो ध्यान से इसको हमें करना है, तो देखिए जरा बेटा, यहां से ये लाइट रे एंटर करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का कितना है 1 है, लाइट रे यहां से इधर की तरफ बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये वाला एंगल अपन ने आर मान लिया, ठीक है, ये वाला एंगल अपन ने आर कंसीडर कर लिया, और फिर लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट होगी, तो मिरर पे इंसिडेंट होगी, ये दोनों लाइंस जो है ये नॉर्मल का काम करेगा भैया,
तो ये आर है तो ये वाला एंगल भी आर आ जाएगा, सही है ना, ये वाला एंगल भी कितना आ गया, आर आ गया। फिर ये लाइट रे इधर जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, ये वाला एंगल भी कितना आएगा, आर के बराबर होगा, दोनों एंगल क्या होंगे, आर होंगे। फिर ये लाइट रे बेटा यहाँ पर वापस एंटर करती है तो ये वाला एंगल भी आर के बराबर होगा। एंड देन फाइनली जब लाइट रे जब बेटा 45 से आर में आई थी, है ना, इसमें आई थी, एयर से स्लैब में आई थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर था। अगर मैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी की हेल्प लूँ, अगर लाइट की डायरेक्शन को पलट दूं बेटा तो ऐसे जाएगी तो वापस 45 पे बाहर जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, देखो ये वाला एंगल आर है तो लाइट रे डेफिनेटली अवे फ्रॉम द नॉर्मल इधर की तरफ बैंड हो जाएगी। ओके, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तुम्हारी बात, इसको एक बार थोड़ा रब करूं मैं और एक बार थोड़ा सा क्लियरली मैं वापस बनाऊं। तो कुछ ऐसा डायग्राम है, देखो बेटा, यहां पर थोड़ा एंगल में लार्ज कंसीडर कर लेता हूं, ये 45 था, ठीक है, लाइट रे जो है वो यूं बैंड हो गई इस तरफ, तो ये वाला एंगल आर है ना। आर की वैल्यू चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यू की वैल्यू कितनी, √2 है ना, तो 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आई मतलब साइन 45 मतलब 1/√2 बराबर म्यू जो कि √2 है इंटू में साइन आर, तो √2 2 हो जाएगा, तो 1/2 बराबर साइन आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 डिग्री आ गई, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। ये लाइट रे यहाँ पर टकराती है, 30 पे आई, 30 से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सही है, ये 30, ये वाला भी 30 हो गया, फिर वापस ये नॉर्मल आ गया, ये वाला एंगल भी अल्टरनेट एंगल बेटा 30 हो जाएगा। फिर जब यहाँ देखो 45 से 30 में आई थी ना ये एयर से स्लैब में, तो स्लैब से एयर में जब जाएगी तो 30 से 45 में जाएगी ना, तो 30 यहाँ पर है तो इसका मतलब 45 में जाएगी इधर की तरफ। ओके, इस टाइप से डेविएशन पूछा था अपन से, डेविएशन अपने इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ से जब लाइट रे आ रही थी ये डायरेक्शन ये वाली थी, इसका मतलब लाइट रे इधर की तरफ बैंड हुई है, कितनी बैंड हुई है बेटा, ये 45 45 45 माइनस 30 मतलब कितना आ गया, 15 डिग्री। तो ये जो डेविएशन है इधर की तरफ है, देखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर 15 डिग्री है ये। फिर चलो इधर चलते हैं, अब लाइट रे इधर जा रही थी तो ये डेविएशन देखो इधर की तरफ आया, कितना आएगा, 2 पाई, आपको याद होगा ये पूरा एंगल कितना है, ये तो डायरेक्ट देख लो, 30 एंड 30 कितना है, 60 है, पूरा कितना है 180 है, 180 माइनस 60 मतलब 120, तो ये डायरेक्ट एंगल आ गया 120 डिग्री, ठीक है। नहीं तो पाई, ये वाला एंगल कितना पाई और ये कितना आई और आई 2i, तो पाई माइनस 2i हो जाएगा, है ना, ये पाई माइनस 2i हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट देख लो, ये रे इस तरफ जा रही थी एंड देन रिफ्लेक्ट होने के बाद बेटा इस तरफ चलेगी तो एंगल आ जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 30 एंड 30 60 तो 120 आ गया। तो रोटेशन देख लेना इधर की तरफ हुआ है। फिर लाइट रे बेटा इस तरफ जा रही थी, ये देखो, फिर ये वापस डेविएशन देखो इस तरफ हुआ है, तो ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, 30 30 और ये 45 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आया 15 डिग्री 15 डिग्री। अब रोटेशन सही से देख लो आप, बाकी कुछ भी नहीं है। तो लाइट रे पहले इधर रोटेट हुई, फिर इधर रोटेट हुई, फिर वापस इधर रोटेट हुई है, इसका मतलब टोटल जो डेविएशन है, क्योंकि ये वाला एंगल ज्यादा है 120 ज्यादा है बेटा, तो 120 इस तरफ, इस वाले डायरेक्शन को, इस वाले एंगल को मैंने 120 लिख लिया पॉजिटिव, ये उल्टा है, उल्टी डायरेक्शन माइनस का 15 और ये भी उल्टी डायरेक्शन देखो इसी तरफ है, इसी तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है माइनस का 15, तो 120 माइनस 30, 120 माइनस 30 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन, और इसकी डायरेक्शन भी आप लिख सकते हो, डायरेक्शन किस तरफ है, क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो इस टाइप से बेटा क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, तो प्लीज आप इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बाकी पढ़ेंगे बेटा, थैंक यू।